तो बच्चे हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शनल एस्पेक्ट दोनों स्टडी करेंगे। पर सबसे पहले हम डिटेल में स्टडी करेंगे उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बच्चे इस लेक्चर में मतलब हम इस यूनिट इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे साइटोलॉजी कंप्लीटली। साइटोलॉजी जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है सेल के स्ट्रक्चर के साथ। मतलब अगर हम सेल के स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट स्टडी कर रहे हैं तो उसे साइटोलॉजी कहा जाएगा। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ सेल, मतलब सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर स्टडी करना, उसके एस्पेक्ट और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस स्टडी करना, वो सारा साइटोलॉजी के अंदर आएगा। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर के साथ साथ फंक्शनल एस्पेक्ट भी स्टडी कर रहे हैं तो उसे सेल बायोलॉजी कहा जाता है। सेल बायोलॉजी में स्ट्रक्चरल के साथ साथ फंक्शनल एस्पेक्ट भी स्टडी किए जाते हैं बेटा। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट, ठीक है, सेल के। अब बच्चे सेल जो है वो यूनिट ऑफ लाइफ है। एक यूनिट उस चीज को कहा जाता है जो कि सबसे बेसिक चीज है जो उस पर्टिकुलर फीचर को कंटेन कर रही है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कोई भी चीज, हम किसी भी फीचर के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, कोई मेन फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस केस में हम देख रहे हैं कोई एक ऐसी चीज जो सबसे छोटी होने के बावजूद भी वो सारे फंक्शन, वो सारे कैरेक्टर जस्टिफाई कर रहे हैं, तो वो स्ट्रक्चर जो है वो यूनिट है उसका। हाँ, अगर हम उससे नीचे चले जाएं तो हमें वेरियस एस्पेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। इस तरह जो है उसका अगर हम एक सीक्वेंशियल चेन बनाएं, हायरार्की बनाएं, तो हमारे पास सबसे पहला सेल जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि एटम से बना है। एटम के बाद बात करें तो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से हम बायोमॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। और ये मॉलिक्यूल्स जुड़ के जो है सेल को स्ट्रक्चर बनाते हैं। वेरियस ऑर्गेनेलीज, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका साइटोप्लाज्मिक अरेंजमेंट, सब कुछ मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और अल्टीमेटली हमारे पास सेल बन जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे पास एटम, मॉलिक्यूल्स, ये स्ट्रक्चर है जो लिविंग एस्पेक्ट्स को पूरा कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में पढ़ा लिविंग वर्ल्ड के बारे में, लाइफ के कैरेक्टर्स के बारे में। तो लाइफ के कैरेक्टर्स यानी कि मेटाबॉलिज्म जो है वो एटम या मॉलिक्यूल जस्टिफाई कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस में होती है? नहीं होती। लेकिन सेल जो है इट इज कॉन्शियस as well as shows metabolism, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट हो सकते हैं क्योंकि यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, वो भी तो रिप्रोड्यूस करता है, वो भी तो ग्रोथ कर रहा है और उसमें ग्रोथ जो है वो इट इज इंक्लूसिव विद रिप्रोडक्शन, ठीक है। इंक्लूसिव फीचर्स है दोनों। तो बच्चे हमारे पास सेल जो है वो सारे एस्पेक्ट पूरे कर सकता है, सारे फंक्शन और सारे कैरेक्टर्स जस्टिफाई करता है, जो कि एक लिविंग की प्रॉपर्टी है। उसके बाद अगर हम बात करें सेल के बाद टिश्यू, देन ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, जो हायरार्की है, जो हमारे पास एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सब में आपको ये प्रॉपर्टीज दिखेंगे। लेकिन सबसे बेसिक चीज जो इस चीज को पूरा कर रही है, जस्टिफाई और एक्सप्लेन कर रही है, वो हमारे पास सेल ही है। तो सेल जो है वो यूनिट ऑफ लाइफ है इस वजह से, ठीक है। और इस सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है क्योंकि जितना भी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है हमारी बॉडी का, उसका बेसिक अरेंजमेंट, उसका ब्रिक जो है वो सेल ही फॉर्म करता है। जैसे एक घर को बनाने के लिए ब्रिक लाइक अरेंजमेंट चाहिए, वैसे सेल चाहिए बॉडी को बनाने के लिए। और फंक्शनल यूनिट यानी कि जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट, आपकी बॉडी लोकोमोट कर रही है, तो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मसल फाइबर यानी कि मसल सेल में होगा। प्रोटीन्स बन रहे हैं वो किसी सेल के अंदर बनेंगे। तो मतलब आपके फंक्शन जो है वो सेल में हो रहे हैं और अल्टीमेटली आपकी बॉडी जो है वो फंक्शन कर रही है, ठीक है। तो बच्चे अब फर्दर हम बात करेंगे उन ऑर्गेनिजम्स की, सेल की डिस्कवरी की यानी कि हिस्ट्री की, ठीक है। तो हिस्ट्री एस्पेक्ट जो है वो हम जान लेते हैं और उसके बाद उसके स्ट्रक्चर पे आएंगे और फर्दर क्लासिफिकेशन पे। तो हिस्ट्री जो है उसमें सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ठीक है, तो हिस्ट्री जो है उसका सबसे पहला कंट्रीब्यूशन जो है वो रॉबर्ट हुक का रहेगा बेटा, ठीक है। ऑल्दो वो लाइफ सेल
डिस्कवर नहीं कर पाए थे, बट उनका सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहला हिस्ट्री में है हमारे पास रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल को लेकर इनिशियल एक्सपेरिमेंटेशन किए थे, ठीक है। जो इनिशियली जो था वो विजुअलाइजेशन जो सेल को लेकर हुआ है वो सारा रॉबर्ट हुक ने किया था। उन्होंने अपने काम को एक बुक में पब्लिश किया, दैट इज माइक्रोग्राफिया। तो रॉबर्ट हुक जो है ही डिस्कवर्ड डेड सेल एट दैट टाइम, और उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया इन अ बुक कॉल्ड एज माइक्रोग्राफिया। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस प्लांट की बात ली थी, ठीक है। यानी कि बार्क जो है वो कॉर्क का पार्ट जो है वो डेड होता है, उसमें हमारे पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, राइट। हमें यही आपने 9th में स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, 9th में पूरा अरेंजमेंट पढ़ा होगा कि कॉर्क का अरेंजमेंट एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो उन्होंने थिन कॉर्क लिया था और थिन कॉर्क में से उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन की, और ऑब्जर्वेशन के बाद उन्हें इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखे जो कि हेक्सागोनल थे, कंपार्टमेंट जैसे इस तरीके से। तो ये कंपार्टमेंट लाइक अरेंजमेंट इन्होंने उनको नाम दिया सेल्यूले। ये वही चीजें हैं जो कि आप ऑलरेडी डील कर चुके हो। ही नेम दैट कंपार्टमेंट सेल्यूले। सेल्यूले का मीनिंग ही कंपार्टमेंट होता है, राइट। तो उन्होंने ये कंपार्टमेंट, उन्होंने कहा कि हमारी बॉडी जो है, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो बेसिक यूनिट से, बेसिक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी है, जिसे सेल्यूले कहा जाता है, ठीक है। और ये डिस्कवरी और ये एनालिसिस जो है उन्होंने 1665 में दिया था। तो 1665 में वो एनालाइज कर पाए थे बेसिक कंपार्टमेंट, और वो भी एक डेड पार्ट से, यानी कि कॉर्क से, ठीक है। और अल्टीमेटली रॉबर्ट हुक के बाद हमारे पास एक्चुअली लिविंग सेल का डिस्कवरी का कंट्रीब्यूशन जो है वो एवी ल्यूवेनहॉक को जाता है। तो एवी ल्यूवेनहॉक जिन्होंने लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था, इन्होंने कुछ बेसिक सेल्स डिस्कवर और एनालाइज किए थे, यानी कि बैक्टीरियल सेल्स थे, प्रोटोजोन थे, और आरबीसी थे, स्पर्म सेल्स थे। इनको एनालाइज किया था और उनका डायग्राम बना के, पिक्चर बना के उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया, और उन्होंने जब जस्टिफाई किया और उन्होंने चेक किया कि एक्चुअली ये चीजें हैं या नहीं है जो एवी ल्यूवेनहॉक बता रहे हैं, तो उन्होंने जब चेक किया तो एक्चुअली वो चीजें एग्जिस्ट कर रही थी, और वो कुछ और नहीं थी, वो थे लिविंग सेल्स, ठीक है। तो एवी ल्यूवेनहॉक ने हमारे पास पहले लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था, और वो थे प्रोटोजोन्स, वो थे बैक्टीरिया, और उसके बाद हमारे पास बैक्टीरिया के बाद स्पर्म सेल और आरबीसी। और हाँ, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, क्यूर्सस सोबर, ये प्लांट का इन्होंने बार्क लिया था रॉबर्ट हुक ने, जो स्पेनिश ओक कहा जाता है, अगर आपको नाम याद रखना है, स्पेनिश ओक, ठीक है। तो उसके बाद रॉबर्ट हुक ने जब डेड सेल डिस्कवर कर लिया, एवी ल्यूवेनहॉक का कंट्रीब्यूशन था लिविंग सेल्स के केस में, जैसे मैंने कहा प्रोटोजोन सेल्स, आरबीसी, उसके बाद स्पर्म सेल्स और बैक्टीरियल सेल्स। तो एवी ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरियल सेल्स को भी डिस्कवर किया था, उन्हें एनालाइज किया था, उसका स्ट्रक्चर एनालाइज किया था। तो एवी ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउन की, जिनका डिस्कवरी जो है, जिन्होंने डिस्कवरी की है हमारे पास न्यूक्लियस की। तो उसके बाद लिविंग सेल के बाद रॉबर्ट ब्राउन ने ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी, न्यूक्लियस द सेंट्रल पार्ट और रेगुलेटिंग पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। उसके बाद पर्किंस जो थे उन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया, और कॉइन की टर्म प्रोटोप्लाज्म, पर्किंस कॉइन टर्म प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद फर्दर मैं बात करूंगी अब नॉल और रस्का की।
इसके बारे में भी आप बात कर चुके हो इनिशियली। वो नॉल एंड रस्ट का जो है उसके बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि सेल के मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर और एफिशिएंट स्ट्रक्चर को स्टडी करने में इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। कुछ ऐसे यूनिट जो कि हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते थे, तो उसके उन स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करने में और मैग्नीफाई करने में इन्होंने हेल्प किया बाय इन्वेंटिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। So they invented इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसका मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा है। जब रॉबर्ट हुक ने बच्चे डेड सेल डिस्कवर एनालाइज किए थे तो उस टाइम पे वो जो लेंसेस यूज कर रहे थे उसका मैग्निफिकेशन जो था 45x था, यानी कि 45 गुना ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर दिखेगा। लेकिन नॉल और रस्का का जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो मैग्निफिकेशन 1 लाख यानी कि 1 लाख x यानी कि 1 लाख ज्यादा बड़ा, 1 लाख गुना ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर दिखा सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम 1 लाख गुना ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो सोचो कितना डिफरेंस है 45x और 1 लाख x। तो इतने ह्यूज डिफरेंस है। इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की वजह से हमारे पास बहुत ज्यादा चीजें पॉसिबल हो पाई हैं। हम ऑब्जेक्ट को इतना ज्यादा मैग्नीफाई कर पा रहे हैं कि उसका बेसिक से बेसिक अरेंजमेंट जो नॉर्मली सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखना पॉसिबल नहीं था वो अब हम देख पा रहे हैं। ठीक है, हम उनके लिविंग स्ट्रक्चर को, लिविंग सेल जो है वो अब हाई वोल्टेज अरेंजमेंट में, यानी कि हमारे पास हम इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, उसे फोकस करने के लिए मैग्नीफाइंग लेंस होते हैं, तो हाई वोल्टेज की प्रेजेंस में हम बहुत ज्यादा बेटर एनालिसिस कर सकते हैं। हाँ, लिविंग मैकेनिज्म इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नहीं चेक कर सकते क्योंकि स्टेनिंग प्रोसेस होता है। स्टेनिंग के दौरान हमें सेल को किल करना पड़ता है, सेल किल हो जाता है, बट हाँ उसका स्ट्रक्चर जो है वो लिविंग कंटेंट जो है वो पूरा एनालाइज कर सकते हैं लिविंग मैकेनिज्म को। फाइन, तो हमारे पास ये कुछ डिस्कवरीज हैं, कुछ इन्वेंशंस हैं जिनका कंट्रीब्यूशन रहा सेल को एनालाइज करने में। अब हम बात करेंगे एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, वो है सेल थ्योरी का। ठीक है, जो शील्डन और शान ने किया था। शील्डन और शान जो हैं बच्चे वो 2 रिसर्चर हैं। शील्डन जो थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट यानी कि प्लांट की स्टडी करते थे, और दूसरे हमारे पास शान जो थे वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। उन दोनों ने अलग अलग ईयर में, यानी कि शील्डन ने 1838 में और शान जो जूलॉजिस्ट थे उन्होंने 1839 में अलग अलग से सेल के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि हमारी जो बॉडी है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सेल से बना हुआ है। ठीक है, तो बच्चे अब सेल थ्योरी जो है, जैसे मैंने कहा शील्डन और शान का कंट्रीब्यूशन है सेल थ्योरी। तो अलग अलग से कंट्रीब्यूशन रहा है शील्डन और शान का, उन्होंने अलग अलग से काम किया है, कंबाइन ये काम नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला शील्डन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये जर्मन बॉटनिस्ट ने हमारे पास 1838 में, और शॉन ने हमारे पास जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट यानी कि एनिमल पे काम करने वाले, उन्होंने 1839 में अलग अलग से कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि कुछ बेसिक यूनिट है जिससे मिलकर बना हुआ है लिविंग बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिससे सेल कहते हैं। तो सेल जो है वो फॉर्म करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ बेसिक यूनिट्स एंड दैट यूनिट्स आर सेल्स। तो मतलब इनके पोस्टुलेट से पहले हम ये नहीं जानते थे कि जो सेल जो डिस्कवर हुए हैं, जो एबी ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किए हैं, वो सेल जो है वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उससे पहले हम ये नहीं जानते थे, और इस सेल थ्योरी के बाद हमारे पास एक नया कंसेप्ट था जो कि हम फर्दर एनालिसिस कर सकते थे, और फर्दर उसके बाद हमारे पास बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर आउट हो गई। ठीक है, तो बच्चे शील्डन और शान ने इतना बताया, लेकिन
वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि सेल जो है वो बनता कैसे है, ठीक है, वो नया सेल जो है वो कैसे बन रहा है। पुराना सेल तो ठीक है, जो एग्जिस्ट कर रहा है दैट्स इट, वो बॉडी बनाएगा, बट उसके बाद फर्दर न्यू की फॉर्मेशन कैसे होगी। बच्चों वो न्यू की फॉर्मेशन जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक और रिसर्चर ने सेल थ्योरी में कंट्रीब्यूशन दिया, उसको मॉडिफाई किया एंड अल्टीमेटली ही सेड दैट each new cell forms from pre-existing cell। तो रिडोल्फ वर्चो थे, उन्होंने 1855 में ये बताया दैट न्यू सेल्स फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब हमारे पास एक नया पोस्टुलेट आया इसके केस में। और इसने क्लियर किया कि नए सेल्स जो है वो किस तरीके से बनते हैं। तो वो पोस्टुलेट मैं कंप्लीटली मेंशन करूंगी, वो पोस्टुलेट कुछ इस तरीके से रहे। तो पोस्टुलेट, सबसे पहला पोस्टुलेट जो कंप्लीट है वो है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ये पहला पोस्टुलेट था। ठीक है, दूसरा पोस्टुलेट कि हमारे पास जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हैं। मैं यहाँ पे इनका एक्चुअल टर्म मेंशन करूंगी, दैट इज ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूले। तो इन्होंने कहा था कि ओमनी सेल्यूले ई सेल्यूले, यानी कि न्यू सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेगा, दैट इज ओमनी सेल्यूले ई सेल्यूले। अगर आप ये टर्म मेंशन कर रहे हो, ये स्टेटमेंट मेंशन कर रहे हो, तो आपको इसका मीनिंग भी लिखना है, ठीक है, सब्जेक्टिव में। उसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट है कि हमारे पास जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो सेल के बाहर सर्वाइव और फंक्शनल नहीं होती। तो ऑर्गेनेलीज आर नॉट फंक्शनल आउटसाइड द प्रोटोप्लाज्म। वो प्रोटोप्लाज्म जो कि सेल के इंटरनल पार्ट है जिसमें ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। तो प्रोटोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म के बिना ऑर्गेनेलीज फंक्शनल नहीं होंगी। और बच्चे इनके केस में सेल जो है उसके पास सिमिलर यानी कि कुछ बेसिक फंडामेंटल और मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है जो हर सेल में सेम होंगी। दे हैव सिमिलर मेटाबॉलिक एंड फंडामेंटल रिएक्शन। एंड यस डेफिनेटली होती है, मेटाबॉलिज्म जो है वो हर कोई शो करेगा, अपने लिए एनर्जी हर किसी को चाहिए। सबके केस में बेसिक मेटाबॉलिक और फंडामेंटल रिएक्शंस होती हैं। और इसके केस में हमारे पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी वो होगी इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड सर्टेन स्टेजेस में क्रोमोसोम की फॉर्म में। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो कि सेल थ्योरी का हिस्सा है। पहला, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना है। वो सेल जो है वो कुछ नए सेल्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, यानी कि नए सेल्स कब बनेंगे, जो वो पुराने नए सेल्स जो है वो बनेंगे पुराने सेल्स से जो एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। ऑर्गेनेलीज जो है वो फंक्शनल नहीं होती। ऑर्गेनेलीज जो है वो तब तक फंक्शनल नहीं होती जब तक वो प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं है। अगर बाहर आएंगे तो फंक्शन लूज कर देंगे। मेटाबॉलिक और फंडामेंटल रिएक्शंस हैं वो सिमिलर रहेंगी और जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहेगी डीएनए या क्रोमोसोम की फॉर्म में। ठीक है, तो बच्चे ये कुछ पोस्टुलेट थे। अब इस सेल थ्योरी के बाद हम एक ओवरव्यू लेंगे सेल का, और उसके बाद उसकी टाइप्स के बेसिस पे आगे उनका डिटेल स्टडी करेंगे। अब बच्चे हमारे पास एक ओवरव्यू है सेल का, ठीक है। तो एक बेसिक अरेंजमेंट बताती हूँ सेल के केस में, फिर उसके बाद फर्दर उसके स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। तो बच्चे एक नॉर्मल सेल होता है, एक एडवांस सेल जो होता है, तो बच्चे उसके पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे हमारे पास हम इस तरीके से स्ट्रक्चर को दिखाते हैं सेल को, अगर बेसिक स्ट्रक्चर दिखाना ये है ना, ये स्ट्रक्चर दिखाते हैं। तो बच्चे हमारे पास आउटर स्ट्रक्चर है वो इसकी कवरिंग है, आउटर मेम्ब्रेन। मैं यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन जो है, ये आउटर कवरिंग जो है, कवरिंग मेंशन करते हैं। आउटर कवरिंग जो है बच्चे से एक सिंगल
लेयर एक सिंगल कवरिंग और मल्टीपल कवरिंग हो सकती है, ठीक है। जैसे कि अगर हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ के केस में तो सेल वॉल होगी, कुछ के केस में ग्लाइकोकैलिक्स और स्लाइम लेयर भी होगी एडिशनली बेटा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर किसी के केस में प्रेजेंट होगी, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स और स्लाइम लेयर जो है ये एडिशनली हो सकती है कुछ सेल में और कुछ में एब्सेंट हो सकती है। तो आउटर मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये जो कंटेंट आप देख रहे हो उसको आप मार्क करते हो साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो मैं इसको साइटोप्लाज्म यानी कि सेल का फ्लूइड पार्ट मार्क कर रही हूं। इसी साइटोप्लाज्म में हमारे पास बहुत सारी चीजें होंगी जो कि सेल का भी एक बेसिक अरेंजमेंट बनाती है, जो मिलकर एक मशीनरी की तरह काम करती है और सेल को फंक्शनल बनाएंगी। तो मतलब ये कंटेन कर रहे हैं ऑर्गेनली। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो जो इंटरनल है, ये है रेगुलेटिंग पार्ट, न्यूक्लियस, ठीक है, जिसमें हमारे पास जेनेटिक मटेरियल रहने वाला है। हाँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं पर उसके बारे में फर्दर डिटेलिंग हम नेक्स्ट में आगे स्टडी करेंगे। तो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। और बच्चे ये जो साइटोप्लाज्म और आप न्यूक्लियस देख रहे हो ना, ये मिलकर कंबाइनिंग कहे जाते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ये प्रोटोप्लाज्म टर्म जो है वो पर्किंस ने दी थी, राइट। तो ये है कुछ बेसिक अरेंजमेंट, पर कुछ सेल जो है वो इस बेसिक अरेंजमेंट को जस्टिफाई नहीं करते हैं और कुछ कंप्लीटली जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। अब बच्चे उस बेसिस पे हमारे पास जो सेल जो है, अभी आप खुद एनालाइज करोगे और आप पढ़ भी चुके हो, सेल जो है हमारे पास बहुत से छोटे, यानी कि सबसे छोटा माइक्रोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर का साइज है, ठीक है। तो वो माइक्रोप्लाज्मा से लेकर ऑस्ट्रिच एग तक का अरेंजमेंट है, मतलब छोटे से लेके बड़े लार्ज सेल तक है। माइक्रोस्कोपिक से लेकर ऐसे सेल जो हम नेकेड आई से इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनका शेप साइज डिफरेंट रहता है। अगर आप देखो हमारे पास राउंडेड सेल्स हैं, बाइकनकेव सेल्स हैं, आरबीसी, ओवल सेल्स हैं। अगर आप देखो नियरली एडिपोज टिश्यू की बात करो, एडिपोज सेल्स की बात करो, उसके केस में लॉन्गिलोंगेटेड ब्रांच सेल्स है, दैट इज नर्वस सेल्स, स्टार लाइक अरेंजमेंट है ऑस्टियोसाइट्स का। तो बच्चे हमें डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप और डिफरेंट स्ट्रक्चर के सेल्स जो है वो मिलने वाले हैं। बट हमें सबसे पहले इनके बेसिक अरेंजमेंट की बात करेंगे, ठीक है। और बेसिक अरेंजमेंट कैसा है, यानी कि ये स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं, क्या ऑल्टरेशन है, क्या डिफरेंस है, उसके बेसिस पे हमारे पास दो कैटेगरीज है। तो बच्चे इनका अरेंजमेंट जो है वो सेल को सिंपल या कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो टाइप्स ऑफ सेल्स, तो वी हैव प्रोकैरियोटिक सेल्स, और दूसरा यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक को प्रिमिटिव यानी कि पुराना सेल कहा जाता है, क्योंकि इसके केस में अगर आप अरेंजमेंट देखोगे तो बहुत बेसिक अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट जो है वो देखने में सिंपल है, लेकिन एक्चुअली अगर आप इसका डिटेलिंग करोगे स्टडी तो बहुत कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है, और प्रोकैरियोटिक के केस में ये अरेंजमेंट भी नहीं आता, ठीक है। तो इसको पहले स्टडी करेंगे, यूकैरियोटिक को स्टडी करेंगे, तो उसके बाद फर्दर इनके एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम सेल का स्ट्रक्चर जानेंगे कंप्लीटली, क्या क्या चीजें हैं और क्या नहीं है, ठीक है। तो पहले एक मेजर डिफरेंस कर देते हैं ताकि हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में जान सके, उनके बारे में हमें पता चले कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि हम ये चीज देख रहे हैं हमारे पास आउटर कवरिंग है, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, तो इन्हीं चीजों के बेसिस पे हम डिफरेंस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहला प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में एक मेजर डिफरेंस, ठीक है, जो उनके फीचर्स बताएगा आपको, और उसके बाद डिटेल में स्ट्रक्चर करता है, राइट। तो एक टेबल फ्रेम करते हैं। तो बच्चे हमारे पास सबसे पहला फीचर है वो है साइज। इनका साइज क्या रहेगा,
तो साइज जो है प्रोकैरियोटिक सेल का छोटा रहता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल, दैट इज 1 to 10 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, ठीक है, बहुत छोटा साइज है, माइक्रोस्कोपिक अरेंजमेंट है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो है वो 5 यानी कि माइक्रोस्कोपिक अरेंजमेंट से लेके 100 माइक्रोमीटर, यानी कि हम इनको नेकेड आइज से भी देख सकते हैं। तो मतलब लार्ज सेल्स है प्रोकैरियोट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन जो है प्रोकैरियोटिक सेल के केस में जो सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन में बात कर रही हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन का हिस्सा है, ठीक है। हमने आउटर मेम्ब्रेन में बात की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कुछ के केस में सेल वॉल भी हो सकती है और ग्लाइकोसैलिक की शीट भी हो सकती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रोकैरियोटिक के केस में वो कंटेन करता है रेस्पिरेटरी एंजाइम। कहाँ पे किस तरीके से वो काम करेगा वो सब स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे। तो बच्चे यूकैरियोटिक के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, दे लैक रेस्पिरेटरी एंजाइम, क्योंकि इसमें केस में सेल मेम्ब्रेन को रेस्पिरेटरी फंक्शन नहीं करना होता, उसके लिए इसके पास एक डिफरेंट ऑर्गेनली है, ऑर्गेनली जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहती है। सेल के केस में डिफरेंट काम करने वाले उनके लेबर को डिवाइड करने वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बच्चे प्रोकैरियोटिक के केस में हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहने वाली ऑर्गेनलीज की, यानी कि मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूंगी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज। जिनको याद है, जिन्होंने बेसिक क्लासेस में ये चीजें अच्छे से पढ़ी हैं और अभी याद है, तो वापस से रिकॉल करेंगे चीजों को। अगर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली वो होती है जिनके अराउंड मेम्ब्रेन होती है, वो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल जिनके अराउंड मेम्ब्रेन रहेगी। प्रोकैरियोटिक के केस में वो एब्सेंट रहेंगी, लेकिन यूकैरियोटिक के केस में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट रहती है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, ये सारी चीजें यूकैरियोटिक सेल में होती है लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती। बस एक ऑर्गेनली जो है वो प्रेजेंट रहती है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में, लेकिन वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, वो है राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है वो दोनों में प्रेजेंट रहती है, लेकिन टाइप डिफरेंट है। ये सारी चीजें राइबोसोम्स क्या है या मेम्ब्रेन और बाउंड ऑर्गेनली सब पढ़ोगे। 70S राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास 80S होते हैं। 70S और 80S, एस यानी कि फ्रेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कह सकते हो आप। अगर हम किसी सेंट्रीफ्यूज में रोटेट कर रहे हैं तो कितने एफिशिएंटली, कितने स्पीड पे और एफिशिएंटली ये सेडिमेंट होते हैं उस बेसिस पे, ठीक है। 70S और 80S सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अब बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोकैरियोटिक सेल के केस में हम न्यूक्लियस की बात करेंगे। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इसके केस में एब्सेंट रहेगा, तो इसके केस में जेनेटिक मटेरियल जो है वो फ्री रहता है। जेनेटिक मटेरियल जो है वो फ्री रहता है एंड कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। तो मतलब हमारे पास प्रोकैरियोटिक के केस में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है, और वो मतलब है जेनेटिक मटेरियल जो है वो फ्री रहेगा, वो मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं होता। तो न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होगा जेनेटिक मटेरियल, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। तो मतलब हमारे पास यूकैरियोटिक केस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के केस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल की। तो हमारे पास प्रोकैरियोट के केस डीएनए जो है वो सर्कुलर होता है, बिल्कुल बंद, उसके एंड से है वो क्लोज रहेंगे, लेकिन प्रोकैरियोट के केस से, सॉरी यूकैरियोट के केस में जो न्यूक्लियर डीएनए जो है वो लीनियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, तो डीएनए इसके केस में सर्कुलर होगा, और सर्कुलर तो होगा, और साथ में हम यूकैरियोटिक सेल के केस में, हमारे केस में क्या होता है, जो डीएनए है जो लीनियर रहेगा, वो लीनियर डीएनए कुछ प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड रहता है, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। तो लीनियर डीएनए एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, बट प्रोकैरियोट के केस में वो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, एंड नो हिस्टोन प्रोटीन्स आर लिंक्ड विद सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल। और उसके साथ साथ बच्चे प्रोकैरियोटिक सेल में तो आप एक और सर्कुलर
डीएनए एडिशनल डोर देखोगे, ठीक है, वो है हमारे पास प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड प्रेजेंट है। So circular and no stone proteins are present in prokaryotic cell. इनमें और additionally एक genetic material होगा that is plasmid, और यूकेरियोटिक के केस में लीनियर है और स्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड है डीएनए, ठीक है। और अब सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन जो है प्रोकैरियोटिक के केस में एमाइटोटिक डिवीजन होगी, ये आप आगे पढ़ोगे एमाइटोटिक, और यूकेरियोटिक के केस में माइटोटिक डिवीजन होगी, माइटोटिक और एमाइटोटिक डिवीजन। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, ये आप माइंड में रखेंगे। आप आगे जो है तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर लूंगी और ये चीजें, ये फीचर जो है हम वहां वापस से रिकॉल करेंगे, ठीक है। तो ये फीचर्स लेते हुए हम आगे इसमें डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे और इसमें लेंगे हम हेल्प बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर की। हम यू बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। हमने मोनेरा में आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों पढ़े थे, तो जिसमें से यू बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हम डील करेंगे ताकि हम प्रोकैरियोटिक सेल को समझ सकें। तो प्रोकैरियोटिक सेल बेटा, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनके पास बहुत बेसिक अरेंजमेंट है। तो बेसिक अरेंजमेंट किस बेसिस पे, तो वो उसके नाम से डील करेंगे, नाम से पता करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रो मीन प्रिमिटिव, ठीक है, प्रो मीन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी कि पुराना, और कैरियोटिक में कैरियन टर्म जो है, जहां पे भी कैरियन टर्म होगा हमने पढ़ा था उसके केस में, दैट फंगस की केस है, हमारे पास एक स्टेज आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो पहले कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी होती है, देन कैरियोगैमी होती है, और कुछ की केस में एस्कोमाइसिटिस और बैक्टीरियोमाइसिटिस के केस में हमारे पास एक स्टेज आती है जिसपे दो न्यूक्लियस होती है, डाइकैरियन, कैरियन मेंशन था, ठीक है, ये चैप्टर आप पढ़ चुके हो। तो बच्चे डाइकैरियन, कैरियन टर्म जो है वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये बता रहा है कि इसमें जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव यानी कि पुराना है। पुराना कहने का मतलब कि इसका अरेंजमेंट जो है वो बहुत बेसिक है, एडवांस नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप टाइम में आगे बढ़ते जा रहे हो चीजें कॉम्प्लेक्स होती जा रही है ना। तो बच्चे ये टर्म जो है, ये सेल जो है वो आपको प्रिमिटिव न्यूक्लियस के बारे में यानी कि बहुत एक बेसिक पैटर्न बता रहा है। न्यूक्लियस का बेसिक होना यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, बट नेचर वाइज ये ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, चाहे वो डिजीज कॉज करना हो, चाहे वो इनका हैबिटेट हो। ऐसी जगह में मिलेंगे जहां पे कोई एक नॉर्मल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता, वहां पे भी ये प्रोकैरियोटिक सेल्स मिल जाते हैं। आपने स्टडी किया ही है, आर्के बैक्टीरिया के बारे में बात की है, यू बैक्टीरिया के बारे में बात की है, ठीक है। तो बच्चे प्रिमिटिव न्यूक्लियस है और इसमें आप टिपिकली ऑर्गेनिजम्स पढ़ोगे, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके बाद आपके पास माइकोप्लाज्मा है जिसे पीपीएलओ भी कहते हैं, ये ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं मोनेरा में, एंड इट इंक्लूड्स बैक्टीरिया, पीपीएलओ यानी कि माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ यानी कि फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इनके केस में, माइकोप्लाज्मा के केस में हमारे पास सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, ये अपना शेप चेंज कर सकते हैं। तो माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में आपने स्ट्रक्चर किया था, फिलामेंटस अरेंजमेंट होता है, इसमें जेलेटिनस शीट होती है, हेटेरोसिस्ट होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करते हैं। तो ये सारी चीजें आप पहले एक बेसिक आइडिया ले चुके हो ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन। अब बच्चे ये ऑर्गेनिज्म जो है वो सारे प्रोकैरियोट्स हैं, और इन प्रोकैरियोटिक सेल्स जिनमें भी होते हैं वो सारे किंगडम मोनेरा के अंडर प्लेस किए गए। तो अब बच्चे इनमें 4 बेसिक शेप्स होती है, ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो 4 बेसिक शेप्स के साथ होते हैं। ये 4 बेसिक शेप्स की आपने पढ़ी है, वापिस से रिकॉल करो। वी हैव बैसिलस यानी कि रॉड शेप बैक्टीरिया, फोकस यानी कि स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, विब्रियो यानी कि कॉमर शेप बैक्टीरिया, एंड स्पाइरलम यानी कि स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। तो ये सारे आपने डील किए हैं। तो 4 बेसिक शेप्स अटेन हो सकती हैं इसी केस में। तो 4 बेसिक शेप्स के साथ आपने प्रोकैरियोट्स देखे हैं, और फर्दर जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनके केस में हमारे पास सेल वॉल रहेगी,
अब आया मेजर एस्पेक्ट जो हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो बच्चे आउटर कवरिंग की बात करते हैं सबसे पहले इसमें। तो आउटर कवरिंग जो है, ये चीजें हमने एक बेसिक आइडिया अगेन ले रखा है। तो आउटर कवरिंग जो है, जैसे मैंने कहा, इसमें होगी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक हो, सबके केस में मिलेगी। सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस सब ऑर्गेनिज्म से मिलती है। लेकिन आउटर कवरिंग में सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ इनके पास एक एडिशनल लेयर होती है जो है सेल वॉल, जो हमारे पास सारे प्रोकैरियोट्स में मिलेगी जरूर, लेकिन कुछ यूकैरियोट्स में भी मिल सकते हैं। नेचर डिफरेंट है। आपने किंगडम मोनेरा की स्टडी के अंदर किया था कि सेल वॉल जो है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, उसी सेल वॉल के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, ठीक है। दूसरा, आउटर कवरिंग में के बाद हमारे पास कुछ केसेस में, कुछ ऑर्गेनिज्म के केस में एक एडिशनल लेयर होती है जिसे या तो ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है, जो स्लाइम लेयर होती है, या तो कैप्सूल कहा जाता है जब वो थोड़ी सी फिब्रस और रिजिड है। तो बच्चे हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में आउटर कवरिंग किन चीजों से बनेगी, ठीक है। तो अब अरेंजमेंट कैसा रहता है? सबसे पहला आउटर ग्लाइकोकैलिक्स, ये आई हमारे पास लेयर ग्लाइकोकैलिक्स। अभी मैं सेपरेट करके चीजें बता रही हूँ, फिर मैं बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर बताऊंगी, उससे सारा कुछ कंबाइन करके एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाएंगे, राइट। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेयर रहती है सेल वॉल, मतलब ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर है सेल वॉल, और उसके बाद उसके इंटरनल रहेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हियर प्रेजेंट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये अरेंजमेंट है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सारे कंटेंट हो गया। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है साइटोप्लाज्म। हमने कहा था, जब हमने बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक इंट्रोडक्शन किया था सेल का, उसमें हमने कहा था आउटर कवरिंग के बाद जिनमें ये तीन चीजें हो सकती हैं। यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल हो सकती है। सेल वॉल कुछ केसेस में ही होगी, प्रोकैरियोट के केस में सेल वॉल हर किसी के केस में होगी, और ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो सिर्फ प्रोकैरियोट के केस में दिखता है, राइट। तो बच्चे हमारे पास ये आउटर कवरिंग का अरेंजमेंट था। और नेक्स्ट कंपोनेंट हमने बात की थी साइटोप्लाज्म की, ठीक है। तो नेक्स्ट था हमारे पास ये पार्ट है आउटर कवरिंग का। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में हम यहाँ पे करेंगे क्या क्या चीजें होंगी साइटोप्लाज्म में? डेफिनेटली इट लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, बट हैज राइबोसोम्स होंगे। और यहीं पे मैं मेंशन करूंगी इसका थर्ड पार्ट भी, यानी कि न्यूक्लियस भी। तो न्यूक्लियस तो है नहीं है, हैज न्यूक्लियोइड प्रेजेंट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को सेपरेट ही क्यों करें? हमारे पास साइटोप्लाज्म में ही जेनेटिक मटेरियल फ्लोट कर रहा होता है, प्रेजेंट होता है फ्रीली, तो मैंने साइटोप्लाज्म में ही उसको मेंशन किया, ठीक है। तो अब इन तीन चीजों को धीरे धीरे स्टडी करते हैं, साइटोप्लाज्म को स्टडी करते हैं, और फिर हम साइमल्टेनियसली बनाएंगे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, राइट। तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की हेल्प से स्टडी करते हैं फर्दर। तो बच्चे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मैं नेक्स्ट क्लास के लिए ले रही हूँ, तो उसमें हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में सारी चीजें देखेंगे, और फर्दर वो सारा कंटेंट, उसमें अरेंजमेंट कैसा है, क्या पैटर्न होता है, सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या चेंजेस होती हैं, ठीक है। बस सेल वॉल का नेचर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स और कैप्सूल उसका क्या नेचर है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है या नहीं है, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि नहीं होती। राइबोसोम जो है उसका नेचर 70s होता है, उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, और न्यूक्लियोइड जो है वो किस तरीके से प्रेजेंट रहता है। और कुछ के केस में तो प्लाज्मिड भी होता है। जब हम बैक्टीरिया सेल ले रहे हैं तो बैक्टीरिया में तो प्लाज्मिड होगा ही, तो प्लाज्मिड भी देखेंगे स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो कल से स्टार्ट करते हैं एक्चुअल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। ये बहुत जो बेसिक चीजें थी एक बार रिकॉल कर लेंगे, जितना पॉसिबल हो सकता है एक बार रिकॉल कर देंगे, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू कर लूंगी।